नमस्कार। स्वागत है आपका आपके इस रिवीजन क्लास में। आई होप यू would have watched the entire videos that are available on your portal, and after watching those videos now you are ready for question answer session. From today onwards we are starting that MCQs, right, for your examination, and from your examinations point of view, questions that have been asked and questions that are to be asked, both will be assimilated in the practice sessions. So I hope you are ready for the questions. Now let's start. Reena Singh, very good evening. Sadhana has joined us. Good evening, Sadhana. Geeta, Vikas Kumar, Arya, everyone is welcome in the class. So should we start the question? Should we start the MCQs without options? वाह श्वेता, गली में आज चांद निकला। अरे चांद नहीं, मैं तो सूरज हूँ। हाँ? जी शिवानी नेंगी जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेलकम है आपका। आइए शुरू करते हैं आज रेनेसांस के वो क्वेश्चंस। प्री रेनेसांस और पोस्ट रेनेसांस दोनों इसी में इंक्लूड कर देते हैं, और कोशिश यही रहेगी कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है दे करके मैक्सिमम एरिया उसकी कवर कर दी जाए। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए और आराम से उत्तर दीजिएगा। Who is considered the perfect Renaissance man? परफेक्ट रेनेसांस मैन किसको कहा जाता है? जी राधा, हेलो। प्रियंका यादव, कोमल श्रीवास्तव, कोमल शर्मा, सभी को नमस्कार। सृष्टि जी, मैराथन तो मैं नहीं जानता हूँ कि मैराथन कहते किसे हैं, बट इतना प्रैक्टिस तो आपकी जरूर हो जाएगी जो आपके पेपर के काम आए और जहाँ पर आपका सक्सेस भी डिसाइड हो जाए। बाकी वैसे आप कम परेशान नहीं हैं। नहीं कोमल, यू वॉन्ट गेट एनी PDF ऑफ दीज क्वेश्चंस। जी कवि, हु इज कंसिडर्ड द परफेक्ट रेनेसांस मैन? ऑप्शंस आपके हैं एडमंड डिस्पेंसर, ऑप्शन बी है फिलिप सिडनी, ऑप्शन सी है शेक्सपियर, और ऑप्शन डी है मार्लो। Who is considered the perfect Renaissance man? जी रीना अग्रवाल का आंसर आ गया है, बधाई हो आपको विमलेश जी। Who is considered the perfect Renaissance man? जी जवाब दीजिए क्वेश्चन का, फिर हम प्रोसीड करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ज्योति साहू जी को भी वेरी वेरी गुड इवनिंग। जस्ट स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग द क्लासेस। जी टीना, बिल्कुल सही उत्तर है। सृष्टि जैन का उत्तर गलत हो गया है। पूजा वर्मा का भी गलत है। प्रीति शर्मा का जवाब गलत है। कोमल शर्मा और सारिका सिंह जी का भी जवाब गलत है। अंजू का भी जवाब गलत है।
राइट। बिमलेश जी का उत्तर सही है। परमिला सिंह ने गुड इवनिंग लिखा है। परमिला जी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। जी नहीं साधना, आपका जवाब भी गलत है। जी शशांक दुबे जी को भी गुड इवनिंग है। नो प्रीति, नॉट एट ऑल, योर आंसर इज आल्सो इनकरेक्ट। नंदिनी जी को भी गुड इवनिंग। कामिनी सिंह जी को गुड इवनिंग। मोनिका चौधरी जी का जवाब सही है। ज्योति साहू जी का जवाब सही है। चंचल सिंह को गुड इवनिंग। थैंक यू विमेश जी। एक्चुअली कह रहा था कि अखिलेश कुमार जी की पहले वीडियो सारी देख लीजिए और तब क्वेश्चन आंसर सेशन पर आए। इतने दिनों बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन पर आए हैं और अगर अभी भी आप तो सही उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, पहला ही क्वेश्चन ही है, तो फिर क्या होगा। बस सिर्फ ये देखिए कि किसकी वीडियो अवेलेबल नहीं है। जिसकी वीडियो अवेलेबल है आपने उस पर क्या काम किया है, कभी इस पर भी सोचा है? हाँ, ये जो हमने क्वेश्चन पूछा है इसकी तो वीडियो अवेलेबल है, तो पहले इसका जवाब दे दीजिए, फिर जिसकी अवेलेबल नहीं है उस पर भी बात कर लेंगे आपसे। जी काजल गुप्ता जी का भी जवाब गलत है। परफेक्ट रेनेसांस मैन किसको कहा जाता है? इसका जवाब है फिलिप सिडनी। फिलिप सिडनी को परफेक्ट रेनेसांस मैन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है परफेक्ट रेनेसांस मैन? बिकॉज ही हैज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स जो रेनेसांस को डिफाइन करती हैं। जैसे सर फिलिप सिडनी was a patriot, he was a soldier and he died in the battlefield. Sir Philip Sidney was a poet. He wrote a sequence of sonnets called Astrophel and Stella. Sir Philip Sidney was a critic. He also wrote an essay, an apology for poetry or a defense of poesy. And he was a prose writer as well. He wrote a treatise named Arcadia. So he is supposedly the perfect Renaissance man, और इसलिए इसका जवाब जो है वो क्या है? इसका जवाब है सर फिलिप सिडनी। जी गिर गए धड़ाम, धड़ाम नहीं गिरे हैं। सोच समझ करके मेहनत से जवाब दिया करिए तो ही उत्तर सही होगा, अदरवाइज गलत करने के लिए तो हम प्रतिबद्ध ही होते हैं, बिल्कुल डिटरमिन्ड होते हैं कि कैसे हम क्वेश्चंस गलत कर दें। तो उस गलत की तरफ ध्यान ना दें, सही की तरफ ध्यान दें, लॉजिक लगा करके आप जवाब दें और ये देखें कि ऐसा परफेक्ट जेंटर परफेक्ट मैन किसको कहा जाएगा? अ पर्सन हु हैज ऑल द स्पिरिट्स, ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेनेसांस, वो परफेक्ट रेनेसांस मैन होगा और वो परफेक्ट रेनेसांस मैन है सर फिलिप सिडनी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। सेम हियर दीप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फिर से सोचिएगा, समझिएगा और फिर जवाब दीजिएगा। बिल्कुल भी जल्दबाजी में आप जवाब नहीं देंगे। ये अगला प्रश्न है। गैमर गार्टन्स निडल इज ए और एन?
गैमर गर्टन्स निडल क्या है? कॉमेडी, फार्स, ट्रेजेडी कि फिर एपिक? गैमर गर्टन्स निडल क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। कॉमेडी, फार्स, ट्रेजेडी या एपिक? अभी तक दो जवाब आए हैं, तीसरा आ गया है वैशाली का और रेणु यादव जी का। जी वैशाली और रेणु यादव जी का गलत है। साजिया खान जी का सही है, दीपा अधिकारी का गलत है, टीना का गलत है, नहीं टीना का सही है। शिवांगी, विजयलक्ष्मी, ज्योति का गलत है, दीप्ति का सही है। जी सृष्टि, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। गैमर गर्टन्स निडल है क्या ये? वैसे फार्स इसका जवाब है। फार्स भी एक टाइप की कॉमेडी ही होती है, और जब कॉमेडी और फार्स दोनों ऑप्शन में दिया है तो आप किसको चूज करेंगे? तब ये फार्स है। एंड यू कुड से इट इज अ बेटर कॉमेडी देन द फर्स्ट कॉमेडी इन इंग्लिश, जो है राल्फ रास्टर डस्टर, राइट। राल्फ रास्टर डस्टर फर्स्ट कॉमेडी है, और ये जो है फर्स्ट फार्स की कैटेगरी में आता है, इसलिए इसका जवाब जो यहाँ पर जाएगा वो बी के साथ जाएगा, राइट। एंड गैमर गर्टन्स निडल जो है, देयर इज नथिंग क्लासिकल अबाउट इट except its regular constructions and division into acts and scenes। और इसके अलावा भी it is a farce of rustic English life, it is a farce of rustic English life, और जवाब इसका इसलिए फार्स है। अगला क्वेश्चन है, which of the following is not true about Gorbachev? Which of the following is not true about Gorbachev? ऑप्शन ए है it is a first, या it is the first blank verse tragedy। ऑप्शन बी है its subtitle was Ferex and Forex। ऑप्शन सी है it was written by
निकोलस वुडल। और ऑप्शन डी है इट वॉज फर्स्ट एक्टेड इन 1561। जी ज्योति, बिल्कुल सही। जवाब दीजिए क्वेश्चन का। Which option is not correct in connection with Garvadak? इतना सिंपल सा क्वेश्चन दिया था और तब भी गलत है कर रहे हैं कुछ हमारे प्रिय विद्यार्थी लोग। ऐसे करोगे? हम्म ये पहली ट्रेजेडी थी इंग्लिश की, ये भी आप जानते हैं। और 1561 1561 में इट वॉज परफॉर्म्ड, 1561 में परफॉर्म हुई थी। और इट वॉज नॉट ओनली द फर्स्ट फुल लेंथ ट्रेजेडी बट इट वॉज ऑल्सो द फर्स्ट वर्स ट्रेजेडी। वर्स ट्रेजेडी का मतलब होता है जो वर्स फॉर्म में लिखा हो, पोइटिक फॉर्म में लिखा हो। तो ये पोइटिक फॉर्म में लिखा गया था। ये फर्स्ट पोइटिक ट्रेजेडी भी है पोइट्री की वजह से, और इसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया था। ये पहला इंस्टांस था, जबकि पहला ही प्ले था। किस ट्रेजेडी को ब्लैंक वर्स में लिखा गया, और लिखा किसने था इसको? इसको लिखा था थॉमस सैकविल और थॉमस नॉर्टन ने। थॉमस सैकविल और थॉमस नॉर्टन ने लिखा था इसको, और इसकी सब टाइटल थी फेरिक्स एंड पॉरेक्स। निकोलस उडल ऑप्शन सी में दिया हुआ है, जो कि गलत ऑप्शन है, और आपको गलत ऑप्शन ही पिक करना था, इसलिए इसका जवाब है सी। निकोलस उडल ने फर्स्ट कॉमेडी, जिसका नाम था राल्फ रास्टर डस्टर, उसको लिखा था। राल्फ रास्टर डस्टर was written by Nicholas Udell, while the first tragedy Gorboduc or Ferrex and Porrex was composed by two composed in collaboration, और वो कोलैबोरेटर्स थे थॉमस नॉर्टन और थॉमस सैकविल। ऑलराइट, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, नहीं तो फिर प्रोसीड किया जाए।
चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। यूटोपिया was written by सबसे आसान वाला क्वेश्चन है ये कि यूटोपिया was written by, और ये जवाब किसी का गलत नहीं है, इसलिए बताने की जरूरत नहीं। यूटोपिया was written by थॉमस मोर। थॉमस मोर ने यूटोपिया 1516 में लिखा था। एक क्वेश्चन ये भी इस पर बन सकता है कि थॉमस मोर ने यूटोपिया किस भाषा में लिखा था, किस लैंग्वेज में ही रोट यूटोपिया। तो अगर ये प्रश्न आएगा कि द यूटोपिया वाज रिटन इन विच लैंग्वेज, तो उसका लैंग्वेज है लैटिन। ओरिजिनली यूटोपिया वाज रिटन इन लैटिन। लैटिन भाषा में यूटोपिया लिखा था सर थॉमस मोर ने, और बाद में 1553 के अराउंड यूटोपिया वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। थॉमस मोर was the tutor to King Henry VIII, उनके ट्यूटर थे। और थॉमस मोर was not in favor of the division of church, और इसलिए थॉमस मोर was executed by the king, किंग ने उनको एग्जीक्यूट भी करा दिया था, अपने गुरु को ही। सब पॉलिटिक्स है और सब कुछ चलता रहता है पॉलिटिक्स में। आपको पॉलिटिक्स में नहीं, अपने पेपर में क्वेश्चन का जवाब देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज बहुत सीरियस लग रहा हूँ? जी नहीं, सीरियस नहीं लग रहा हूँ। एक्चुअली कई दिनों के काम के बाद बहुत एग्जर्शन है। आपका पेपर नज़दीक है, इसलिए हमने सोचा क्लास ले लें। बड़े दिनों से क्लास भी नहीं हो रही थी, इसलिए आया हूँ कि कुछ 10-20 क्वेश्चंस कर लिया जाए, जिससे एग्जामिनेशन में कुछ फायदा हो जाए। Which of the following was not the part of
यूनिवर्सिटी बिट्स। कौन सा नहीं था इनमें से यूनिवर्सिटी बिट्स? ऑप्शन ए है जॉन लिली, ऑप्शन बी है थॉमस लॉज, ऑप्शन सी है थॉमस नैश, और ऑप्शन डी है स्पेंसर। इट्स ओके प्रियंका, नॉट सच एन इशू। पूनम जी, you will get nothing in PDF form. Write these questions in your notebook and then type it and get those questions into PDF form. इसमें से कौन ऐसा है जो यूनिवर्सिटी बिट्स में इंक्लूडेड नहीं? जी, सबका जवाब सही है, विदाउट एक्सेप्शन सब ने सही उत्तर दिया है। यूनिवर्सिटी बिट्स में शामिल कौन कौन था? यूनिवर्सिटी बिट्स में क्रिस्टोफर मार्लो है, थॉमस लॉज है, थॉमस नैश है, रॉबर्ट ग्रीन उसमें शामिल है, और उसके अलावा जॉन लिली और जॉर्ज पील, ये यूनिवर्सिटी बिट्स थे। यूनिवर्सिटी बिट्स में कुछ लोग थे जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से थे, और कुछ लोग थे जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे, और इन दोनों ने मिलकर के प्ले को लिखा, परफॉर्म किया, पोएट्री लिखा, रिसाइटेशन के लिए भी, पढ़ने के लिए भी, प्रोज भी लिखे। यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स थे और इसीलिए इनको यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है। एक पूरा ग्रुप ही था इनका। अगला क्वेश्चन है हीरो एंड लिएंडर वाज written by हीरो एंड लिएंडर वाज written by ऑप्शन है मार्लो, थॉमस नैश, रॉबर्ट ग्रीन और जॉर्ज पील। हीरो एंड लिएंडर इसमें किसने लिखा है? हीरो एंड लिएंडर was written by
Hero and Leander is a narrative poem by Christopher Marlowe. अरे तो अलावत जी कुछ भी उत्तर ना लगा दिया करो, खैर बहुत लोग लगा दिए हैं। सान्या चोपड़ा जी ने भी लगाया है उत्तर गलत, रजनी रवि देव जी ने भी गलत उत्तर लगा दिया है। जॉर्ज पील की ये पोयम नहीं है, ये पोयम हीरो एंड लिएंडर है मार्लो की। क्रिस्टोफर मार्लो की पोयम है हीरो एंड लिएंडर। और इंटरेस्टिंग चीज तो ये है कि हीरो हीरोइन का नाम है, हीरो हीरोइन का नाम है और लिएंडर हीरो का नाम है। ये है हीरो एंड लिएंडर और एक नैरेटिव पोयम है। और मार्लो लेफ्ट द पोयम अनफिनिश्ड and it was later finished by जॉर्ज चैपमैन। जॉर्ज चैपमैन ने इसको फिनिश किया। ओरिजिनली ये इनकम्प्लीट पोयम थी। ये नहीं बताया था हमने वीडियो में, चलिए नहीं बताया था तो आज आप जान लीजिए कि हीरो एंड लिएंडर एक पोयम है, क्रिस्टोफर मार्लो की अनफिनिश्ड पोयम है और इसको फिनिश करने वाले हैं जॉर्ज चैपमैन। जॉर्ज चैपमैन ने इसको फिनिश किया था। क्रिस्टोफर मार्लो ड्रामाटिस्ट थे बेसिकली, और उनके जो ग्रेटेस्ट प्लेज हैं उसमें चैम्बरलिन, डॉक्टर फास्टस, द ज्यू ऑफ माल्टा, एडवर्ड सेकेंड, ये सारे प्लेज हैं। नाम याद रखिएगा, डॉक्टर फास्टस का, चैम्बरलिन का और हीरो एंड लिएंडर का। इसमें से क्वेश्चन जो है आपके पेपर में पूछ लिया जाएगा और आप उसका उत्तर लगा भी देंगे। ज्यू ऑफ माल्टा पर भी एक प्रश्न बनता है, पूछा जाता है अक्सर कि ज्यू ऑफ माल्टा का टिटुलर कैरेक्टर या जिसको एपिनिमस कैरेक्टर कहा जाता है वो कौन सा है। टिटुलर कैरेक्टर या एपिनिमस कैरेक्टर क्या होता है? जिसके नाम पर कोई वर्क बेस्ड होता है। जैसे अगर हम कहें मर्चेंट ऑफ वेनिस का टिटुलर कैरेक्टर कौन है, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस है कौन? वेनिस का मर्चेंट है कौन? वो है एंटोनियो। तो टाइटल कैरेक्टर है, उसको एपिनिमस कैरेक्टर कहेंगे। सेम वे यहां पर ज्यू ऑफ माल्टा में ज्यू कौन है? तो जब ज्यू ऑफ माल्टा में ज्यू कौन है ऐसा प्रश्न आएगा तो ज्यू जो है उसका नाम है बैरबस। ज्यू का नाम है बैरबस और वही ज्यू ऑफ माल्टा है। ठीक है, ज्यू ऑफ माल्टा। ये जूस नहीं है सृष्टि जैन, क्या लिख रही हो? यस आई एम फाइन कविता, नो इश्यू। कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? बस हम लोग भूल जाते हैं, उसी को याद रखना है, इतना ही तक काम है आपका, और क्या काम ही है। द ज्यू बारबस जो है, he is ruined by Christians and in revenge he contrives incredible cruelties until he falls into a cauldron of boiling water which he had prepared to destroy his enemies. This is a real horror play, a fit match for Christopher Marlowe's Chamberlain. क्लियर? तो ऐसा उसका कैरेक्टर है बारबस। बारबस की स्पेलिंग लिख दें, BARABAS, BARABAS, बारबस।
जी कोमल शर्मा, अब आपने सुन लिया होगा, BARABAS, बारबस। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन है, शेफर्ड्स कैलेंडर किसने लिखा है? रुबीना अली, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है, यहाँ पर मैं क्वेश्चंस के साथ बहुत सारी चीजें और भी कवर कर रहा हूं, जैसा कि आप देख ही रही हैं। जैसा आदेश करें दीप्ति जी, वैसे कोशिश करूंगा। क्वेश्चन पूछा था कि शेफर्ड्स कैलेंडर किसने लिखा है? जवाब मिल चुका है कि शेफर्ड्स कैलेंडर एडमंड स्पेंसर ने लिखा था। इतना लंबा मैसेज लिखती हूँ रजनी, कहाँ से पढ़ पाऊंगा? आपको डेंगू है, आपको फीवर है, आपको एग्जाम देना है कि नहीं? अगर आप तो बिल्कुल पर्सनल सा क्वेश्चन है, मैं इसका क्या जवाब दूं? इफ योर हेल्थ अलाउज यू then you must appear in the paper, and if it doesn't allow then you should not attend, you should not appear in the paper। ये मेरी एडवाइस हो सकती है, मेरी सलाह हो सकती है जी। अगला क्वेश्चन फिर यहीं से बनता है कि एडमंड स्पेंसर का जो शेफर्ड कैलेंडर है वो डेडिकेटेड किसको है? विजय लक्ष्मी जी, आपका नाम मैं रोज लेता हूं कि मेरी विजय हो और लक्ष्मी मेरे पास आए, दिन भर आपका ही नाम लेता हूं, विजय भी हो और लक्ष्मी भी आए, विजय लक्ष्मी बन जाए। किसको डेडिकेटेड था शेफर्ड्स कैलेंडर? जो जो स्पेलिंग्स आप लोग लिख देते हो ना, उस स्पेलिंग पर अच्छा है कि रिटन एग्जाम नहीं है, नहीं सब के सब फेल हो जाओगे। बिल्कुल सही, आप जो कुछ भी लिख रहे हो और जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक एक वर्ड नोट्स कर रही हूँ। शाबाश, सबका सही उत्तर है। अभी तक कोई गलत किया नहीं है, और गलत इसलिए नहीं किया है क्योंकि मैंने ऑप्शन दिया नहीं था। अगर ऑप्शन दे देता तो बहुत सारे लोग गलत कर देते, और जब कोई ऑप्शन नहीं है तो गलती होने की कोई चांस नहीं है। शेफर्ड्स कैलेंडर was written in 1579 by Edmund Spencer, and the Shepherd calendar is written in इकोलॉग फॉर्म। इकोलॉग क्या होता है? यस श्योर रवीना। एपिलॉग, सॉरी एपिलॉग नहीं, इकोलॉग। इकोलॉग एक पास्टोरल पोएम होती है, और शेफर्ड्स कैलेंडर भी एक पास्टोरल पोएम है जो सर फिलिप सिडनी को डेडिकेटेड है। सर फिलिप सिडनी was friend to Edmund Spencer। एडमंड स्पेंसर के फ्रेंड थे सर फिलिप सिडनी, और उन्हीं फिलिप सिडनी को डेडिकेट किया है। एडमंड स्पेंसर ने अपनी
शेफर्ड्स कैलेंडर को। और इसी शेफर्ड्स कैलेंडर में एडमंड डिस्पेंसर एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं और उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है कॉलिन क्लाउड। और एडमंड डिस्पेंसर का पेन नेम भी कॉलिन क्लाउड है। जी पूजा, इक्लॉग का मतलब लिटरली होता है सिलेक्शन। इक्लॉग का मतलब ही होता है सिलेक्शन। और पास्टोरल पोयम इक्लॉग को कहा जाता है। और ये इक्लॉग वाली स्टाइल भी लैटिन लिटरेचर से आई थी। एक राइटर था, पोएट था, थियोक्रिटस, और उसी ने इस इक्लॉग को, पास्टोरल पोएट्री को इनिशिएट किया था। बाद में वर्जिल ने भी उसी को फॉलो किया और उन्हीं की स्टाइल में एडमंड डिस्पेंसर ने पास्टोरल पोयम लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमोरेटी में कितने सोनेट्स हैं? स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा सही है कि नहीं। एमोरेटी में कितने सोनेट्स हैं? एमोरेटी, जब आपसे ये प्रश्न कर रहा हूं कि कितने सोनेट्स हैं, तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि एमोरेटी जो है एक सीक्वेंस ऑफ सोनेट्स है। एमोरेटी सीक्वेंस ऑफ सोनेट्स है एडमंड डिस्पेंसर का। और क्वेश्चन ये है कि इसमें कितने सोनेट्स हैं। अब कई सारी चीजें यहां से भी आपको क्लियर होनी है। ऑप्शन मैंने दिया नहीं है और बिना ऑप्शन के ही सबने जवाब दे दिया है कि एमोरेटी में 89 सॉनेट्स हैं। कितने? एमोरेटी कंटेन्स 89 sonnets addressed to his beloved Elizabeth Boyle. Elizabeth Boyle was beloved to एडमंड डिस्पेंसर और बाद में एडमंड डिस्पेंसर ने शादी भी करी थी एलिजाबेथ बॉयली से ही। एलिजाबेथ बॉयली से शादी की थी उन्होंने और उसी कोर्टशिप को इन्होंने अपने इस सॉनेट सीक्वेंस में उजागर किया है, जो 1595 में लिखा गया था। 1595 में एमोरेटी पब्लिश किया गया था। एक और पोएम है जो एडमंड डिस्पेंसर ने अपने शादी के दिन ही लिखा था और उसका नाम है एपिथालमियन। एपिथालमियन को मैरिज ओड कहा जाता है। एपिथालमियन को मैरिज ओड कहा जाता है। इट इज अ पब्लिक पोएटिक सेलिब्रेशन ऑफ मैरिज। राइट, पब्लिक सेलिब्रेशन होता है मैरिज का। इट इज एन ओड रिटन टू हिज ब्राइड
Elizabeth Boyle on their wedding day in 1594, or Epithalamion and Amity both were published together in 1595. 1595 में दोनों ही पब्लिश हुए थे, एमरिटी भी और एमरिटी के साथ एपिथालमियन भी. बोथ वर पब्लिश्ड साइमल्टेनियसली इन 1595. 1595 में एपिथालमियन और एमरिटी. आई थिंक यू वुड बी एंजॉइंग द क्लास. आपको मजा आ रहा होगा क्लास में, आप बढ़िया से क्वेश्चन समझ रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे. कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको मिल जाएगा. हो सकता है क्लास बहुत देर तक ना चल पाए, बट कंटिन्यू किया है तो अभी कंटिन्यू रहेगी भी. कुछ क्वेश्चंस आज हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस कल हो जाएंगे. एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्वेश्चन होंगे और वही क्वेश्चंस होंगे जहां पर आप इंटरेस्टेड होंगे. ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं. शेक्सपियर की तरफ बढ़ते हैं. The rape of Lucrece is dedicated to. The rape of Lucrece किसको डेडिकेटेड है? मंजीत जी, मैं मैथ नहीं पढ़ाता बेटा. नहीं दीप्ति, बिल्कुल नर्वस ना होइए, मैं आपको रोज ही मिलता रहूंगा टॉर्चर करने. द रेप ऑफ लुक्रीस इज डेडिकेटेड टू. किसको डेडिकेटेड है रेप ऑफ लुक्रीस? ऑप्शंस कहिए तो लिख दूं और नहीं जरूरत है तो रहने दो. शाबाश, रीना अग्रवाल जी ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया है पहली ही बार में. द रेप ऑफ लुक्रीस इज डेडिकेटेड टू. द रेप ऑफ लुक्रीस and Venus and Adonis, both the poems were dedicated to the same person. दोनों poems Venus and Adonis और Rape of Lucrece दोनों सेम पर्सन को डेडिकेटेड है और उस पर्सन को क्या कहा जाता है? अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन. रेप ऑफ लुक्रीस and Venus and Adonis. These two are the earliest poems written by William Shakespeare and both are dedicated to Earl of Southampton. अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेटेड है ये पोएम्स.
अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन का नाम भी आप लोग जानते हैं, उसका नाम था हेनरी रिथॉस्ली। हेनरी रिथॉस्ली was the name of Earl of Southampton और उसी को ये दोनों पोयम्स डेडिकेटेड हैं। Henry Wriothesley was the Earl of Southampton, and Rape of Lucrece and Venus and Adonis both are dedicated to him. एनर्जी लेवल बहुत लो लग रहा है, स्माइल गायब हो गई है। मैंने बताया नहीं, एक्सर्शन की वजह से, टायर्डनेस की वजह से एक हफ्ते से मैं बाहर था और आज ही लौटा हूँ, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। कल तक देखिएगा मैं फिर से फुल ऑफ एनर्जी हो जाऊंगा और एनर्जी लेवल भी मेरा बढ़ ही जाएगा, है ना, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और फिर आपको उसी तरीके से हंसते हुए ही मिलूंगा, टेंशन नहीं ले लीजिए, ठीक है। वैसे क्वेश्चंस कायम रखिए। नहीं लक्ष्मी, आई एम फाइन। कोमल शर्मा जी, कितनी बार से आप लोगों को बेटा बताता हूं कि जो पढ़ा रहा हूं उतने को पढ़ लीजिए और आपका काम हो जाएगा, लेकिन आप हो कि आप अभी पूछ रहे क्या वर्ल्ड लिटरेचर से भी क्वेश्चन आएगा। वर्ल्ड लिटरेचर से आप क्या समझते हो पता नहीं, मैं तो नहीं समझता कि वर्ल्ड लिटरेचर नामक ऐसा कोई टर्म है। आएगा तो आएगा और नहीं आएगा तो नहीं आएगा, क्या करना है। जी नजमा, बिल्कुल गलत है, WH रिथॉस्ली नहीं है, वो हेनरी रिथॉस्ले है, ठीक है। इधर का उधर, उधर का इधर नहीं करिए। शेक्सपियर के जो सॉनेट्स हैं वो WH को डेडिकेटेड है और WH हेनरी रिथॉस्ले बिल्कुल नहीं है। अब आप ये कह सकते हो कि हेनरी रिथॉस्ले में तो HW बनेगा और शेक्सपियर का डेडिकेटेड तो उसमें WH है, इसको इधर से उधर कर दिया है, तो आप ऐसा कह सकते हो। एक एजम्पशन ये भी हो सकता है, कुछ क्रिटिक्स ऐसा मानते भी हैं, बट आप नहीं मानिएगा क्योंकि आप क्रिटिक नहीं हो। आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपको क्वेश्चन आंसर करना है, इसलिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जितना रहे उतना ही कर लीजिएगा, ज्यादा नहीं। क्लियर? हाँ जी एकता रानी, आई विल गेट एनर्जी वेरी सून, जस्ट आई वाज वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, नाउ यू आर हियर and we are here, then I am now energetic, right? Let's continue, come to the next question. साधना सिंह जी ने एक लंबा सा मैसेज लिखा है, सर जब मेरा UPPCT का एग्जाम था तब मुझे 104 डिग्री फीवर था, फिर भी मैं गई, बट पेपर तो अच्छा नहीं गया, बट एक एक क्वेश्चन भी आया था जो आपने पढ़ाया था, आप बहुत याद आए मुझे। थैंक यू साधना मुझे याद करने के लिए। और मैं आपको पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूँ, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होगे तो आपको मैं ही याद आऊंगा और एक एक क्वेश्चन और एक एक क्लास याद आएगी कि सर ने क्या क्या बताया था और क्या क्या बताया था, कहाँ कहाँ बताया था, उसी पर क्वेश्चंस आता है पेपर में। जी विकास सर, डेली आई चेक्ड माय टाइम टेबल इफ देयर इज अ क्लास ऑफ तिवारी सर। नो विकास आर्या जी, बट नाउ आई प्रॉमिस दैट यू विल हैव क्लासेस फ्रॉम तिवारी सर ऑलमोस्ट डेली, राइट। रोज कोशिश करूंगा क्लास हो जाए टिल योर एग्जामिनेशन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। थैंक यू साधना, थैंक यू वेरी मच। मॉर्टे डी आर्थर किसने लिखा है? अच्छा दीप्ति, हु रोट मॉर्टे डी आर्थर? मॉर्टे डी आर्थर किसने लिखा है, ये है अगला क्वेश्चन।
Oh, Tina, sorry. Now you will not miss, I hope. Who wrote Morte Arthur? रजनी, रितु, टीना, पूजा को ऑप्शन चाहिए। Morte Arthur was written by Thomas Mallory. Morte Arthur was written by Thomas Mallory, and it is a work in prose, and the work talks about whom? The work talks about death of Arthur. एक मिनट देख लूं कौन है। हेलो, थॉमस मेलोरी का एक प्रोज वर्क था मॉर्टे डी आर्थर, और मॉर्टे डी आर्थर एक पोयम भी है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने कई पोएम्स लिखी हैं, एक साइकिल ही पोएम्स की, आइडियल्स ऑफ किंग, और आइडियल्स ऑफ किंग इसी किंग आर्थर के डेथ पर, सॉरी बर्थ से लेकर डेथ तक वो बेस्ड किया है उन्होंने। मॉर्टे डी आर्थर, मार्टी का मतलब ही होता है डेथ, मार्टे से इमॉर्टल बना है। मॉर्टे डी आर्थर का मतलब ही होता है डेथ ऑफ आर्थर, और इसको थॉमस मेलोरी ने लिखा है। EUPHEUS, यूफ्यूज। यूफ्यूज किसका वर्क है? EUPHEUS, यूफ्यूज किसका वर्क है? यूफ्यूज वर्क किसका है, ये क्वेश्चन है। शाबाश। यूफ्यूज वर्क है जॉन लिली का। जॉन लिली was one of the university wits, और यूफ्यूज द एनाटॉमी ऑफ विट इसकी सब टाइटिल है। यूफ्यूज की सब टाइटिल है एनाटॉमी ऑफ विट, और इसको जॉन लिली ने लिखा है, ना कि जॉन ग्रोवर ने। तनु चौधरी जी ने जवाब दे दिया है कि ये जॉन ग्रोवर का है, ऐसा नहीं है। जॉन पर मत जाइए, नहीं जान चली जाएगी। ये वर्क है जॉन लिली का, राइट। जॉन लिली का वर्क है ये। कौन सा? जॉन लिली का वर्क है यूफ्यूज द एनाटॉमी ऑफ विट, और ये प्रोज वर्क है, और इसी से एक स्टाइल डेवलप हुई है, और उस स्टाइल का नाम है यूफ्यूस्टिक। और यूफ्यूस्टिक स्टाइल क्या होता है?
यूफिस्टिक स्टाइल एक प्रोज की स्टाइल होती है जहां पर पोएट्री के बहुत सारे एलिमेंट्स जैसे कि पैराडॉक्सेस, सिम्बलीज, मेटाफर्स, ये सब एक्सटेंसिवली यूज किए जाते हैं, उसी को यूफिस्टिक स्टाइल कहा जाता है। और जॉन लिली वाज द प्रोपोनेंट, ही वाज द प्रोपगेटर ऑफ यूफिस्टिक स्टाइल। क्लियर? यूफिस द एनाटॉमी ऑफ विट वाज पब्लिश्ड इन, मंजू विश्वकर्मा जी ने गूगल भी कर लिया है, इट वाज पब्लिश्ड इन 1579 में इसको पब्लिश किया है। यूफिज्म और यूफिमिज्म दोनों में बहुत डिफरेंस है। यूफिज्म तो हमने आपको अभी बताया कि यूफिस्टिक स्टाइल क्या होती है, और यूफिमिज्म जो है वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जहां पर किसी हार्श रियलिटी को माइल्ड वे में एक्सप्रेस किया जाता है, उसी को यूफिमिज्म कहा जाता है। टू एक्सप्रेस हार्श रियलिटीज इन माइल्ड वे, राइट? जैसे कि किसी की डेथ हो गई हो और उसको ये बता देना कि इंस्टेड ऑफ सेइंग ही इज डेड, आप ये बोल दो कि ही इज नो मोर, या ही पास्ड अवे, या ही वेंट टू हेवन। ऐसे एक्सप्रेशंस जो हम यूज कर देते हैं उसको बोलते हैं यूफिमिज्म, राइट? ये डिफरेंस है यूफिज्म और यूफिमिज्म में। ऑलराइट, नो गूगल बिन मंजू, ओके, नो गूगल देन नो गूगल। अगले क्वेश्चन पर आइए। शेक्सपियर पर आ जाते हैं। नहीं, शेक्सपियर कल करेंगे, कल सिर्फ शेक्सपियर करेंगे। आज शेक्सपियर के अलावा रेनेसांस में जितने हैं उनको कर लेते हैं। फादर ऑफ इंग्लिश एशेज किसको कहा जाता है? मेरी वॉइस आ रही है? मंजू विश्वकर्मा जी, आप में हो सकती है कोई प्रॉब्लम? I have words with your companion Siddharth Dubey, sir. He told me you are good and nice. Who is Siddharth Dubey? I don't know him. क्या क्वेश्चन पूछा था? फादर ऑफ इंग्लिश एशेज किसको कहा जाता है? जी जी, जवाब देखकर पता चल गया। फादर ऑफ इंग्लिश एशेज कहा जाता है फ्रांसिस बेकन को। फ्रांसिस बेकन इज सेड टू बी द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज। और प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज किसको कहा जाता है? प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज कहा जाता है चार्ल्स लैम्ब को। चार्ल्स लैम्ब को प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज और फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसेज। फादर ऑफ इंग्लिश एसेज कहा जाता है फ्रांसिस बेकन को। फादर ऑफ इंग्लिश एसेज हैं फ्रांसिस बेकन। और प्रिंस अमंग एसेज कहा जाता है किसको? प्रिंस अमंग एसेज को कहा जाता है चार्ल्स लैम्ब को। और जब सिर्फ ये प्रश्न पूछ लेगा कि फादर ऑफ एसेज किसको कहा जाता है, तो फादर ऑफ एसेज कहा जाता है मॉन्टैग्ने को। जी भाई नमस्कार। सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास।
कोमल जी क्यों परेशान हो गई? तुरंत क्लास एंडेड। दीजिए जवाब ना, क्वेश्चन आंसर आपके स्क्रीन पर है। Apology for poetry was written by. Apology for poetry was written by. सृष्टि का जवाब गलत हो गया है, बाकी सबका जवाब सही है। अपॉलजी फॉर पोएट्री वॉज रिटन बाय, तो इसका जवाब है सर फिलिप सिडनी। सर फिलिप सिडनी। पीबी शैली इसका जवाब नहीं। पीबी शैली के ऐसे का नाम था डिफेंस ऑफ पोएट्री, राइट। पीबी शैली के ऐसे का नाम था डिफेंस ऑफ पोएट्री, और फिलिप सिडनी के ऐसे का नाम था डिफेंस ऑफ पोइजी। पोइजी और पोएट्री में डिफरेंस देखे रहिएगा, और उसी को अपॉलजी फॉर पोएट्री भी कहा जाता है। अपॉलजी फॉर पोएट्री वॉज रिटन बाय, किसने लिखा था? तो अपॉलजी फॉर पोएट्री वॉज रिटन बाय सर फिलिप सिडनी। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि इन हुज रिस्पॉन्स अपॉलजी फॉर पोएट्री वॉज रिटन, किसके रिस्पॉन्स में अपॉलजी फॉर पोएट्री लिखी गई थी? तो इसका जवाब कौन बताएगा कि अपॉलजी फॉर पोएट्री किसके रिस्पॉन्स में लिखी गई थी? जी कौन जवाब देगा? इन हुज रिस्पॉन्स अपॉलजी फॉर पोएट्री वॉज रिटन। नो देवयानी, नो मैराथन ऑन यूट्यूब, यहीं पे रहिए। ससून नहीं, स्कूल ऑफ अब्यूज। जी वेरी गुड। स्टीफन गॉसन एक थे। स्टीफन गॉसन, और he was a dramatist, but he was a failed dramatist। और जब वो ड्रामा में फेल हो गए, देन ही रोट एन एसे, और उस एसे का नाम था स्कूल ऑफ अब्यूज, राइट। और वो स्कूल ऑफ अब्यूज 1579 में पब्लिश हुआ था। स्कूल ऑफ अब्यूज was published in 1579, and in School of Abuse, Stephen Gosson attacked not only drama but also all kinds of poetry। पोएट्री को भी पूरी तरीके से अटैक किया, और इन रिस्पॉन्स टू दिस वर्क, right, in response to Stephen Gosson's School of Abuse, Mr. Philip Sidney wrote a defense for poetry, या जिसको अपॉलजी फॉर पोएट्री कहा जाता है, राइट। स्टीफन गॉसन ने एक और काम किया था, he dedicated the essay to Sir Philip Sidney, राइट। सर फिलिप सिडनी को उन्होंने ऐसे को डेडिकेट भी कर दिया था, उन्हीं को समर्पित भी कर दिया था, राइट। और इसमें उन्होंने बताया, किसने? इसमें ये बताया गया स्टीफन गॉसन ने कि जब प्लेटो ने पोएट्री को अटैक किया, पोएट्री पर हमला किया, तो ही वाज वेरी राइट। और क्यों? क्योंकि पोएट्री को प्लेटो ने बताया था कि पोएट्री इज टोटली माइमेटिक। उनका कॉन्सेप्ट क्या था? माइमेसिस का। अब माइमेसिस किसका कंसेप्ट था? ये अपने प्रीवियस जो क्लास में आपको बता दिया था, राइट। माइमेसिस कंसेप्ट था प्लेटो का, राइट। माइमेसिस वाज द कंसेप्ट गिवन बाय प्लेटो, और प्लेटो ने माइमेसिस का मतलब क्या होता है? माइमेसिस का मतलब होता है इमिटेशन, कॉपी,
राइट, शैडो ऑफ शैडोज या कॉपी ऑफ कॉपीज, राइट। प्लेटो ने कहा था कि लिटरेचर कॉपी ऑफ कॉपीज होता है, एंड दैट्स व्हाई ही पुट आउट ऑफ हिज यूटोपियन लैंड, राइट। लिटरेचर को उसको बाहर कर दिया था, बिकॉज ही थॉट दैट अ रिपब्लिक शुड कंटेन ओनली ओरिजिनल थिंग्स, and literature is not original, so he wiped it out, इसको बाहर कर दिया। और इसको डिफेंड किसने किया? इसको डिफेंड किया स्टीफन गॉसन ने अपने ऐसे स्कूल ऑफ अब्यूज में। और फिर सिडनी ने इसी के रिस्पांस में अपना ऐसे लिखा, और उस ऐसे का नाम था अपॉलजी फॉर पोइट्री और डिफेंस फॉर पोइजी, एंड इन इट ही सेड दैट प्लेटो डिडंट अटैक द लिटरेचर बिकॉज पोइट्री जो है, प्लेटो हिमसेल्फ वाज अ लिटरेरी मैन, राइट। प्लेटो के प्लेटो को उन्होंने पूरी तरीके से लिटरेरी फिगर बता दिया, और इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से पोइट्री को डिफेंड कर लिया। और ये कहा था उसने, स्टीफन गॉसन ने, कि पोइट्री इज द मदर ऑफ ऑल लाइज, और इन्होंने कह दिया, सर फिलिप सिडनी ने, कि नो, पोइट्री नेवर लाइज, पोइट्री कभी गलत नहीं होती। क्यों? बिकॉज इट नेवर अफर्म्स टू बी ट्रू, कभी सही होने का दावा ही नहीं करती, और जब सही होने का दावा नहीं करती तो गलत होने का कोई सवाल ही नहीं है, गलत होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। क्लियर है? तो ये स्टीफन गॉसन के रिस्पांस में सर फिलिप सिडनी ने क्या लिखा था? स्टीफन गॉसन के रिस्पांस में सर फिलिप सिडनी रोट अपॉलजी फॉर पोएट्री, राइट। दो अपॉलजी फॉर पोएट्री वाज रिटन समवेयर अराउंड 1580, but it was published after the death of Sir Philip Sidney, right। Sir Philip Sidney के डेथ के बाद ये पोयम जो है, ये वर्क पब्लिश हुआ था इन 1595, 1595 में। जी, आफ्टर वॉचिंग योर वीडियोस वी डोंट नीड गूगल, सो यू आर अ सी ऑफ लिटरेचर। आई माई सेल्फ एम गूगल ना, ऐसा कुछ नहीं है, गूगल सबका बॉस है, राइट। 3 स्टेप्स अवे फ्रॉम रियलिटी। जी, तो आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप करता हूं, और यही रेनेसांस कल भी चलेगा, और कल रेनेसांस में हम शेक्सपियर और शेक्सपियर के साथ अदर राइटर्स को मिल्टन तक लेकर चलेंगे। कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। वेटिंग फॉर योर गोल्डन रिस्पॉन्स। नाउ इट्स योर टाइम, बताइए। And give me your feedback, as your feedback is totally private, nobody except me can go through that। बताइए, how was the class? नहीं भाई, मैं बॉस नहीं हूं, आई एम जस्ट अ टीचर, आई एम जस्ट अ फैसिलिटेटर, I am just क्या कह लो, जो गाइड, इन्फॉर्मर। थैंक यू फॉर दिस फ्रूटफुल फीडबैक, थैंक यू वेरी मच। सृष्टि जैन, आई कांट प्रेडिक्ट। चलिए, आई होप वी विल कंटिन्यू द क्लास टुमारो एज वेल। गुड लक। आपको देखकर टेंशन खत्म हो जाती है निधि। हाँ, आप तो मुझे दिखाई नहीं देती, नहीं मेरी भी खत्म हो जाती। नो मानसिकत्री, सर थॉमस किड वाज नॉट अ यूनिवर्सिटी विट। सर प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ and please come tomorrow with full motivation and energy. This session was mind blowing and useful. Thank you एकता वर्मा जी। विजय लक्ष्मी जी, I am replying, just rewrite your question। सर जो क्विज दे रहे हैं रवि सर, यूजफुल है कि हु इज दिस रवि? आई डोंट नो निधि। डेफिनेटली मंजू, यू कुड वॉच एनी टाइम। बाय बाय दीप्ति। मेरी क्लास में कैसे कॉन्फिडेंस आता है? चलिए, बी कॉन्फिडेंट, बी हैप्पी, गुड लक। सर द क्लास वाज गुड, गॉट द रिवीजन। सर एक रिक्वेस्ट इन कमिंग क्लास में थोड़ा ब्रीफ कर देना, क्या क्या रिवाइज करना चाहिए टीजीटी के लिए। ओके रीना।
टेलीग्राम पर भी आया करो। अच्छा जी, थैंक्स मानसी, थैंक यू वेरी मच। जी विजय लक्ष्मी जी, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा।